और लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आज गिर गया और उससे पहले विपक्ष पर पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हुए हैं वो हिसाब किताब मांग रहे हैं। पीएम ने उदाहरण देते हुए बताया कि एलआईसी के लिए कहा गया था कि इसके पैसे डूब रहे हैं, आम लोगों को पैसा बर्बाद हो जाएगा, लेकिन अब एलआईसी मजबूत हो रहा है। पीएम ने यह भी बताया कि डिफेंस के हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी एचएएल को लेकर भी भली बुरी बातें कही गई। एचएएल तबाह हो जाएगा इस तरह की भ्रांति फैलाई गई, लेकिन उसी एचएएल ने अब अपना सर्वाधिक रेवेन्यू अर्जित किया है। हमारे डिफेंस के हेलीकॉप्टर बनाने वाली सरकारी कंपनी एचएएल, ये एचएएल को लेकर के कितनी भली बुरी बातें इन्होंने करी थी। क्या कुछ नहीं कहा गया था एचएएल के लिए, और इसका दुनिया पे बहुत नुकसान करने वाली भाषा का प्रयोग किया गया था। और एचएएल तबाह हो गया है, एचएएल खत्म हो गया है, भारत की डिफेंस इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है। ऐसा न जाने क्या क्या कहा गया था एचएएल के लिए। इतना ही नहीं, जैसे आजकल खेतों में जाकर के वीडियो शूट होता है, मालूम है ना? हाँ? खेतों में जाकर के वीडियो शूट होता है हाँ। वैसा ही उस समय एचएएल फैक्ट्री के दरवाजे पर मजदूरों की सभा करके वीडियो शूट करवाया गया था और वहां के कामगारों को भड़काया गया था। अब तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, तुम्हारे बच्चे मरेंगे, भूखे मरेंगे, एचएएल डूब रहा है। देश की इतनी महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट को इतना बुरा चाहा, इतना बुरा चाहा, इतना बुरा कहा कि वो सीक्रेट आज एचएएल सफलता की नई बुलंदियों को छू रहा है। एचएएल ने अपना हाईएस्ट एवर हाईएस्ट रेवेन्यू रजिस्टर किया है। इनके जी भर करके गंभीर आरोप के बावजूद भी वहां के कामदारों को, वहां के कर्मचारियों को उकसाने की भरपूर कोशिश के बावजूद भी आज एचएएल देश की आन बान शान बन के उठ रहा है। आप जानते हैं एलआईसी के लिए क्या क्या कहा गया था? एलआईसी बर्बाद हो गई, गरीबों के पैसे डूब रहे हैं, गरीब कहां जाएगा, बेचारे ने बड़ी मेहनत से एलआईसी में पैसा डाला है। क्या क्या जितनी उनकी कल्पना शक्ति थी, जितने उनके दरबारियों ने कागज पकड़ा दिए थे, सारे बोल लेते थे वो, सारे बोल लेते थे। लेकिन आज एलआईसी लगातार मजबूत हो रही है। शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों को ये लोग गाली देना, आप उसमें दांव लगा दीजिए था, आप अच्छा ही हो जाएगा। आपको ध्यान होगा कि इन लोगों ने कहा था बैंकिंग सेक्टर के लिए, बैंकिंग सेक्टर डूब जाएगा, बैंकिंग सेक्टर तबाह हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा, न जाने क्या क्या कहा था। और बड़े बड़े विद्वानों को विदेशों से ले आते थे, उनसे कहलवाते थे ताकि उनकी बात कोई न माने तो शायद उनकी मान ले। हमारे बैंकों की सेहत को लेकर के भांति भांति की निराशा, अफवाह फैलाने का काम इन्होंने पुरजोश किया। और जब इन्होंने बुरा चाहा बैंकों का, तो हुआ क्या? हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स नेट प्रॉफिट 2 गुने से ज्यादा हो गया। इन लोगों ने
फोन बैंकिंग घोटाले की बात। इसके कारण देश को एनपीए के गंभीर संकट में डुबो दिया था। बीते दिनों की बात हो रही है, लेकिन आज जो उन्होंने एनपीए का अंबर लगा के गए थे, उसको भी पार कर करके और एक नई ताकत के साथ निकल चुके हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। अधीर रंजन को लोकसभा से तब तक के लिए निलंबित कर दिया गया है जब तक कि विशेषाधिकार समिति उनके खिलाफ अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर देती। जानकारी के मुताबिक यह मामला प्रिविलेज समिति के पास लंबित है और इस मामले में समिति जांच रिपोर्ट सौंपेगी। तब तक अधीर रंजन सदन से सस्पेंड रहेंगे। रवि त्रिपाठी इस वक्त मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। पूरा मामला उनसे समझते हैं। रवि, क्या मामला है ये, क्या आधार बना उनको निलंबित करने का? देखिए, जिस तरह से जो प्रस्ताव पारित हुआ है, जो प्रस्ताव पेश किया गया पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की तरफ से, प्रहलाद जोशी की तरफ से, उसमें साफ तौर पे कहा गया कि अधीर रंजन चौधरी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया, आज कल भी उन्होंने अमित शाह के भाषण के दौरान अपशब्दों का इस्तेमाल किया और उनको बीच बीच में टोकते रहे। और ये उनका आज का नहीं, ये शुरू से इनका आचरण रहा है। उनके आचरण ऐसा रहा है कि हमेशा वो गड़बड़ी करते हैं चर्चा के दौरान, हमेशा वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं उनका आचरण गलत है और बार बार उनके आचरण को देखते हुए हैबिचुअल ऑफेंडर उनको मानते हुए उनके खिलाफ प्रस्ताव मूव किया गया है और प्रस्ताव पास किया गया है कि उनको सस्पेंड किया जाए। और उनका सस्पेंशन तभी बहाल हो जब प्रिविलेज कमेटी अपनी रिपोर्ट उनके हक में सौंपे। रवि, ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड सा लग रहा है। उधर आप संसद के आसपास उनके जानकार लोगों से आपकी बातचीत हुई होगी। इस तरह से टोका टाकी के लिए निलंबन की कार्रवाई का कोई एकदम कलेक्टिव वे में तो होता रहा है। ये राज्यसभा में इससे पहले हुआ है और भी जगह हुआ है, लेकिन एक कोई सदस्य उनको बाकायदा उनको आरोपित करके और फिर प्रस्ताव पारित करके निलंबित कर दिया गया, ये कुछ नया है या ये ऐसा होता रहा है? नहीं, देखिए, है तो नया। इससे पहले इस तरह के कवायद और इस तरह का कहीं ना कोई फैसला, चाहे इस तरह का कोई डिसीजन प्रस्ताव पास नहीं हुआ होगा। मुझे लगता है इस तरह के मामले में बहुत पहले हुआ हो, लेकिन जब से हम संसद को कवर कर रहे हैं तब से इस तरह की घटना नहीं। हाल के दिनों में आप देख रहे हैं कि कई सांसदों के खिलाफ कार्रवाई होती है। अगर वो संसद में कागज फाड़ते हैं, चाहे किस तरह की अभद्र असंसदीय काम करते हैं, तो उसके खिलाफ उनकी कार्रवाई होती है। पिछले दिनों भी कई सांसदों के खिलाफ राज्यसभा में कार्रवाई हुई, लोकसभा में खिलाफ कार्रवाई हुई। लेकिन जो सदन में सबसे बड़ी पार्टी का नेता हो, उससे इस तरह की भाषा की उम्मीद भी नहीं की जा सकती जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री पर अटैक किया। ये कहना है सत्ता पक्ष का, और इसी आधार पर ये रिजोल्यूशन मूव हुआ है जब उस वक्त में सत्ता विपक्ष का कोई भी सांसद नहीं था। सारे सत्ता पक्ष के सांसद थे और उसके अलावा एक से दो लोग जो है कुछ पार्टी के, चाहे तो उसमें बीजेडी के सांसद थे, फिर वाईएसआर के सांसद थे, एक सांसद थे पंजाब से जिन्होंने इसका विरोध किया। बस उस वक्त में संसद में मौजूद थे, वो नहीं गए थे वॉकआउट करके। लेकिन सही आप कह रहे हैं कि इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिली है, लेकिन ये भी देखने को नहीं मिलती थी कि प्रधानमंत्री के खिलाफ लगातार अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है विपक्ष की तरफ से। और हर बार जब प्रधानमंत्री उठते हैं भाषण देने के लिए, चाहे वो राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय हो, चाहे इससे पहले जब अविश्वास प्रस्ताव पे उन्होंने बोला हो, चाहे अभी जब भी प्रधानमंत्री उठते हैं बोलने के लिए, तो उनके भाषण को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है। और चूंकि वो सदन में लोकसभा के कांग्रेस के नेता हैं, तो इसके लिए वो जिम्मेदार भी है और खुद भी उनका जो व्यवहार है वो आपत्तिजनक है। इसी का हवाला दिया गया है, कोई आज की घटना का नहीं दिया है। आज की घटना को भी इससे जोड़ा गया है जो प्रधानमंत्री के खिलाफ उन्होंने किया, कल जो उन्होंने गृह मंत्री के भाषण के दौरान डिस्टर्ब करने की कोशिश की, और इससे पहले भी उनका जो आचरण रहा है उसको जोड़ते हुए इस तरह की कार्रवाई की गई है उनके खिलाफ। हालांकि अगर आम तौर पे सांसदों से बात करें तो बहुत ज्यादा सहमत नहीं है लोग इतनी कठोर कार्रवाई को लेकर। लेकिन मैं वही पूछना चाह रहा था रवि आपसे कि बिल्कुल आपने सही कहा कि मर्यादा और भाषा का जो स्तर संसद में हमको देखने को मिल रहा है वो तो चिंता का विषय बहुत बनता है। और टोका टाकी जितनी ज्यादा बढ़ी है वो अपने आप में एक चिंता का विषय। कामकाज का तो क्या ही कहना, संसद में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है पूरी जनता देख रही है। लेकिन ये जो निलंबन की कार्रवाई हुई है इस पर क्या विपक्षी सांसदों की कोई प्रतिक्रिया आपको मिल पाई है? खासतौर से कांग्रेस क्या कह रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए, जो डिप्टी लीडर है लोकसभा में कांग्रेस के ही के सुरेश हमें मिले अभी थोड़ी देर पहले, उनसे हमने बातचीत भी की है, हमने उनका इंटरव्यू भी रिकॉर्ड किया है।
उनका कहना है कि अधीर रंजन चौधरी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो। ये लोकतंत्र की हत्या है जो अमूमन कांग्रेस इस तरह का आरोप लगाती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के लोग जो है वो एग्रेसिव रहते हैं। आमतौर पे कांग्रेस, जब मैं अंदर हम लोग पत्रकार दीर्घा में थे और लगातार कांग्रेस पार्टी के सांसद जो है बीच में डिस्टर्ब कर रहे थे, तख्तियां दिखा रहे थे, बैनर्स दिखा रहे थे मणिपुर को लेकर, क्योंकि वो मणिपुर को लेकर ही ये प्रस्ताव लाए थे। और प्रधानमंत्री भी बार बार कह रहे थे कि अमित शाह ने इस मामले में कल ही डिटेल से पूरी जानकारी दी है। लेकिन आश्चर्य होगा कि जैसे ही विपक्ष, देखिए एक बात तो क्लियर था कि प्रधानमंत्री विपक्ष के दबाव में मणिपुर पर नहीं बोलना चाहते थे, वो उनके बोलने की तैयारी थी। और पूरा जैसे उनका उनका पूरा स्पीच देखेंगे आप, स्पीच की जो कॉपी थी उसमें वो पन्ना था जिसमें वो मणिपुर को लेकर बोलने वाले थे। लेकिन विपक्ष लगातार जब दबाव बनाने लगा उनके ऊपर, तब उन्होंने कहीं ना कहीं उस मामले को और इग्नोर किया और डिले करते गए। देखिए लगभग 2 घंटा 13-14 मिनट के आसपास प्रधानमंत्री बोले हैं और उसमें लगभग 1.5 घंटे के आसपास प्रधानमंत्री अपनी योजनाओं को लेकर गठबंधन पर अटैक करते रहे, लगातार अटैक करते रहे। जब उन्होंने विपक्ष भी संयम खोया, विपक्ष को अगर संयम रखता और विपक्ष सदन में रहता तो शायद उसको मणिपुर पर जवाब भी सुनने को मिलता और शायद वोटिंग में भी हिस्सा लेता। तो विपक्ष का जो रवैया था, आमतौर पे विपक्ष इस तरह के हंगामे करता रहा, ऐसे कोई नई बात नहीं है। सदन में हंगामे भी हुए हैं, इसके पहले वॉकआउट भी हुआ है, वोटिंग भी हुई है। एक वोट से भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार इसी सदन में गिरी है 99 में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान। तो तमाम चीजें हुई है सदन में, लेकिन बावजूद जिस तरह का व्यवहार विपक्ष का प्रधानमंत्री को लेकर रहता है, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, ये कहीं ना कहीं चिंता की बात है। क्योंकि राहुल गांधी खुद ही प्रधानमंत्री के खिलाफ इतने एग्रेसिव होते हैं। आपने वो भी देखा था कि 2018 में जो राहुल गांधी अपना भाषण पढ़ने के बाद प्रधानमंत्री के पास जबरदस्ती जाते हैं, ये सदन की गरिमा नहीं होती है। तो प्रधानमंत्री के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं हाँ आप उठिए, हम गले मिलिए, गले नहीं, प्रधानमंत्री नहीं उठते हैं तो उनको गले उनके लगते हैं, गले मिल के आते हैं, मैसेज देते हैं, फिर उनके पास आंख मारने वाला वीडियो भी आता है। तो कहीं ना कहीं अगर प्रधानमंत्री को आप मजाक का बनाएंगे, एक गरिमा में पोस्ट है उसके खिलाफ आप भाषा का इस्तेमाल करें, संसदीय भाषा का इस्तेमाल करें। देखिए आमतौर पर कहा जाता है कि जब आपके पास शब्दों की कमी होती है तभी आप अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को भी। अब सोचना पड़ेगा कि कहीं प्रधानमंत्री मोदी को अटैक करते समय आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें, क्योंकि उनको अंधा राजा कहा गया। प्रधानमंत्री राहुल गांधी ने उनको रावण की संज्ञा दी एक तरह से, उनके साथ उन्होंने कहा कि कुंभकर्ण और ये तो तमाम तरह की बातें आप जब अटैक कर रहे हैं, आप भारत माता की हत्या की बात करें अलग है, लेकिन प्रधानमंत्री वो भी गलत है। उसके साथ साथ इस तरह की बातें जो होती है प्रधानमंत्री को लेकर, बिल्कुल खासतौर पर देखिए बिल्कुल रवि, बिल्कुल आपने सही कहा कि संसद में जो भाषा और आचरण की जो मर्यादा है वो टूटी है, इसमें कोई शक नहीं। अब इसका क्या जवाब जनता को देना है, वो किस रूप में से लेगी, ये आने वाले चुनाव बताएंगे। लेकिन आज दिलचस्प ये हुआ कि अविश्वास प्रस्ताव तो गिरना ही था, वो तो गिर ही गया। जैसा रवि बता रहे हैं 2 घंटा 13 मिनट 14 मिनट के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले और रवि जैसा बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मणिपुर पर तो बोलना स्वाभाविक ही था उनका, इसीलिए तो अविश्वास प्रस्ताव आया था, उस पर बोलना ही था। लेकिन वो उसको डिले करते रहे, जैसे जैसे विपक्ष दबाव बनाते रहा और स्ट्रैटेजी के तहत संभवतः उन्होंने डिले किया। 1 घंटा 52 मिनट के बाद उन्होंने मणिपुर का जिक्र किया, लेकिन विपक्ष ये सुनने के लिए सदन में नहीं था, वो तब तक वॉकआउट कर चुका था और इसके बाद अधीर रंजन चौधरी पर निलंबन की कार्रवाई की बात आई। शुक्रिया रवि इस तमाम जानकारी के लिए। आइए अब शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। आरबीआई पॉलिसी। आरबीआई ने आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। राहत भरी बात यह रही कि रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। फिलहाल ये ब्याज दर 6.50% पर स्थिर है। महंगाई, जीडीपी अनुमान, बैंकों को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती बनी हुई है। महंगाई पर नियंत्रण के लिए कई कदम उठाए गए हैं। शक्तिकांत दास ने कहा कि जल्द ही आरबीआई फ्लोटिंग रेट लोन के लिए रीसेट मैकेनिज्म भी लाएगा, मतलब नए नियम बनाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सिस्टम में ज्यादा लिक्विडिटी के लिए बैंकों को 12 अगस्त से 10% अतिरिक्त कैश रिजर्व रेशियो बनाए रखना होगा। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर आज उन्होंने आश्वस्त किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था ठीक ठाक है, मजबूत है। हालांकि जुलाई अगस्त में महंगाई बढ़ने का अनुमान उनकी चिंता जो है वो दिखा रहा था, महंगाई के मोर्चे पर दिखा रहा था और उनका मानना था कि सब्जियों की कीमतें बढ़ने से महंगाई का असर पड़ा है महंगाई पर। यूपीआई पेमेंट के लिए ऑफलाइन सुविधा लाने पर भी उन्होंने बात कही और ईएमआई के मोर्चे पर भी, जैसा हमने आपको बताया
कि फ्लोटिंग लोन को रीसेट करने के लिए नए नियम लाने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने जो एक कंज्यूमर हित में जो बड़ी बात बोली वो ये, खास तौर से जो लोन लेने वाले लोग हैं, जो ग्राहक हैं, वो बैंकों से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब आप ईएमआईज में बदलाव करते हैं तो फिर आप ज़्यादा पारदर्शी तरीके से ग्राहक तक जानकारी पहुंचाइए, या फिर लोन की अवधि में कोई तब्दीलियां करते हैं तो इसको भी ज़्यादा पारदर्शी तरीके से आपको ग्राहक तक पहुंचाना होगा। तो कुल मिलाकर बहुत सारी बातें हुई, इनका विश्लेषण आज करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी में रेट्स के अलावा जिन 3 चीज़ों पर गवर्नर शक्तिकांता दास का फोकस रहा कुल मिला के, वो था महंगाई, यूपीआई और तीसरा ईएमआई। अब इन तीनों पर करते हैं चर्चा विस्तार से, लेकिन पहले आइए सुनते हैं कि शक्तिकांता दास साहब ने क्या कहा। Efficient liquidity management requires continuous assessment of the level of surplus liquidity so that additional measures are undertaken as and when necessary to impound the element of excess liquidity. Accordingly, it has been decided that with effect from the fortnight beginning August 12, scheduled banks shall maintain an incremental cash reserve ratio, that is ICRR, of 10% on the increase in their net demand and time liabilities, that is NDTL, between May 19th and July 28th. और जी बिजनेस के एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल ने प्राइवेट कैपेक्स पर जब आरबीआई गवर्नर से सवाल पूछा तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आपने कहा अपने स्टेटमेंट में कि बैलेंस शीट्स कंपनीज की बहुत स्ट्रॉन्ग है, रोबस्ट है, इंडिया एक रेजिलिएंट इकोनॉमी की तरह उभर के आ रहा है। प्राइवेट कैपेक्स अभी भी कंसर्न है जब हम बात करते हैं, इसको कैसे आप एड्रेस करेंगे और क्यों ये नहीं अभी तक हो पा रहा है, इसकी कितनी चिंता है आरबीआई को? इसे जैसे कि लास्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के फॉरवर्ड में मैंने लिखा था कि ये जो सिचुएशन है इसमें एट द मोमेंट देयर इज अ ट्विन बैलेंस शीट एडवांटेज। द बैलेंस शीट, बैंकों के बैलेंस शीट और कॉर्पोरेट्स के बैलेंस शीट दोनों स्ट्रांग है। सो इस समय पर, और बैंक के जो मतलब जो कॉर्पोरेट बैलेंस शीट है वो भी काफ़ी डीलेवरेज्ड है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए उनमें काफ़ी फैसिलिटी, देयर इज स्पेस फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट। बाकी तो ये इंडिविजुअल कंपनीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, बट मैंने स्टेटमेंट में बहुत क्लियरली कहा कि इन्वेस्टमेंट, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, अभी वो सिलेक्ट क्रिटिकल सेक्टर में, सम की सेक्टर्स में इट इज़ हैपनिंग, और मैंने फुटनोट में स्पेल आउट किया है कौन सा सेक्टर में वो इन्वेस्टमेंट अभी हो रहा है। की सेक्टर्स जिसमें कि मैं कह सकता हूँ कि आयरन एंड स्टील हो, ऑटोमोबाइल्स हो, पेट्रोलियम सेक्टर हो, और मेटल्स में है, केमिकल्स सेक्टर में। सो काफ़ी सेक्टर में, की सेक्टर में अभी इन्वेस्टमेंट इट्स हैपनिंग। सो देयरफॉर गोइंग फॉरवर्ड इट शुड हैपन इन अदर सेक्टर्स, क्योंकि द ग्राउंड कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। भारत सरकार के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग सर इस वक्त हमारे साथ हैं। अब जाने माने अर्थशास्त्री भी हैं, आर्थिक मामलों के जानकार भी हैं। गर्ग सर, गुड इवनिंग। मैं इससे पहले कि आज ओवरऑल आपका कमेंट लूं, लेकिन जो शक्तिकांता दास साहब ने जो हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल के सवाल के जवाब में कहा, और वो कह रहे हैं कि कुछ सेलेक्टिव सेक्टर्स में आ रहा है, बट आपको लग रहा है सर ये, क्योंकि बड़ी चिंता की बात है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या चीज है जो रोके हुए है? जब ट्विन बैलेंस शीट एडवांटेज है, कॉर्पोरेट का भी ठीक ठाक है, बैंक्स भी ठीक ठाक है, तो व्हाट इज होल्डिंग बैक द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया सर? देखिए, ट्विन बैलेंस शीट एडवांटेज की बात हुई कि बैंकों की बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रांग है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है बैंकों की काफ़ी। इसी तरह से प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी बढ़ी है। पिछले साल आपने देखा उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई। तो ये तो सत्य है कि दोनों बैलेंस शीट्स इस समय काफ़ी स्ट्रांग हैं। लेकिन उसके बावजूद इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रहा, दैट ये आपका सवाल है, और ये हर एक किसी के दिमाग में आता है। मेरा अपनी समझ ये है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, स्पेशली जो हम आप इंडस्ट्रियल इकोनॉमी जिसको कहते हैं,
तो उन्होंने, गवर्नर ने भी बहुत सारे इंस्टेंसेस बताए कि केमिकल सेक्टर में, पेट्रोलियम सेक्टर में, इसमें स्टील वगैरह में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर इस समय गवर्नमेंट सपोर्टेड इन्वेस्टमेंट है। तो आपने देखा बहुत सारा इन्वेस्टमेंट रेलवेज में, रोड बनाने में हो रहा है। गवर्नमेंट का कैपेक्स प्रोग्राम काफ़ी बढ़ गया है। तो उसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, वो भी अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है। रेल के कोचेस बनाने में, रेल की और फैसिलिटीज़ बनाने में, या गवर्नमेंट पेट्रोलियम सेक्टर में इक्विटी ला रही है। पेट्रोलियम सेक्टर में ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर है। बट प्राइवेट सेक्टर अगर आप देखें, कंजम्पशन इंडस्ट्री जिसमें रियली प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा एडवांटेज है, या ज़्यादातर अदर देन ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर वाले जो इन्वेस्टमेंट है, या फिर जो नए सेक्टर हैं जिसको आजकल अपन स्टार्टअप इकोनॉमी कहते हैं, डिजिटल इकोनॉमी साइड में, तो वहाँ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। उसके दो कारण हैं मेरे हिसाब से। एक तो ये कि ग्लोबल जो कैपेसिटी है इन ज़्यादातर इंडस्ट्री में, ये इस समय काफ़ी है। आपने अभी देखा कि चाइना के एक्सपोर्ट का भी 15% से गिरावट आई है। तो जब दुनिया में काफ़ी कैपेसिटी अवेलेबल है और दुनिया में डिमांड कम हो रही है, तो आप हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे इसमें? दैट इज़ वन रीज़न। दूसरा, जो स्टार्टअप्स वगैरह में एक बहुत समय 1.5-2 साल तक ऐसा चला कि जिसमें कि प्रॉफिटेबिलिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इन्वेस्टमेंट करे जाइए। आपको कस्टमर एक्विजिशन करना है, आपको वॉल्यूम बढ़ाने हैं, प्रॉफिटेबिलिटी मत देखिए। लेकिन उससे देखा कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जो है स्टार्टअप्स वगैरह में, वो नुकसान की तरफ जा रहा है। सो जब फिर प्रॉफिटेबिलिटी को सर्च करने लगे इस इन्वेस्टमेंट सेक्टर में, तो वहाँ पे फिर इन्वेस्टमेंट कम होने लग गया है। सो दो कारणों से मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर में नहीं आ रहा। कंजम्पशन की इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है। दूसरा, जो इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स हैं, स्टील वगैरह, केमिकल्स, इनमें ग्लोबल सप्लाई ओवर सप्लाई है। और तीसरा, स्टार्टअप सेक्टर में प्रॉफिटेबिलिटी की प्रॉब्लम है। इसके कारण से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मेरी नज़र में नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने एग्जैक्टली बुल्स आई जिसे बोलते हैं, एग्जैक्टली आपने वही हिट किया। इनफैक्ट आरबीआई का जो बुलेटिन अभी कुछ दिनों पहले आया था, वो खुद ये मान रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो स्लो डाउन कर रहा है पर्सनल कंजम्पशन को, और इसी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर बुरा असर पड़ रहा है। अब अगर ये इन्फ्लेशन की वजह से है और जो ग्लोबल सिचुएशन आपने बताई, अब उसमें तो अभी आरबीआई गवर्नर साहब ने भी आज चिंता जाहिर की, अभी भी हमारे 4% से 2% ज़्यादा है, उसके ऊपर बना हुआ है। तो ये कब तक ऐसे हालात रहेंगे सर? कब हमें थोड़ा सा एक विंडो मिलेगा जब हम राहत की सांस ले पाए महंगाई के मोर्चे पर? अभी महंगाई वाला जो मामला है, इसको भी थोड़ा हमें पूरी तरह से समझना चाहिए। जी। आज जब हम ज़्यादातर बात करते हैं, आज भी आरबीआई के स्टेटमेंट में, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में, उसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की इन्फ्लेशन की बात करते हैं। हम आज के दिन अगर देखें तो होलसेल प्राइसेस तो हमारे यहाँ पे भी नेगेटिव चल रही है। चाइना में भी नेगेटिव है, बाकी दुनिया में और जगह भी नेगेटिव होने लगी। हमारे यहाँ पे भी 3 महीने से 4 महीने से होलसेल प्राइसेस में नेगेटिव ग्रोथ है। सो इन्फ्लेशन कुल मिला के इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा नहीं है। जो इन्वेस्टमेंट गुड्स है, होलसेल गुड्स है, उनमें तो इन्फ्लेशन है नहीं। कंज्यूमर प्राइसेस में इन्फ्लेशन है ना। कंज्यूमर प्राइसेस इन्फ्लेशन की जब आप और थोड़ी सी इसकी एनालिसिस करें, तो आप देखते हैं कि ये फ्यूल में ज़्यादा है। फ्यूल में तो अब खैर कम हो रहा है, पिछले साल ज़्यादा था, बट बेसिकली फूड आइटम्स है जहाँ पे इन्फ्लेशन ज़्यादा है। चाहे सीरियल्स में हो, गेहूँ और राइस, दोनों में प्रॉब्लम इस समय चल रही है अवेलेबिलिटी की देश में, दुनिया में भी, इसलिए वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। वेजिटेबल्स, टमाटो की तो स्टोरी सारे देश को पता है इस समय। आने वाले समय में प्याज के बारे में भी और अन्य वेजिटेबल्स के बारे में, मिल्क के बारे में भी समस्या है। तो इन्फ्लेशन जहाँ पे है वो कंज्यूमर गुड्स में है, और उन कंज्यूमर गुड्स में, स्पेशली फूड आइटम्स में। और वो जो आइटम्स हैं वो ना तो पूरी तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और ना ही आरबीआई के कंट्रोल में है।
तो आप जब इन्फ्लेशन के साथ अगर अपनी मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन को टाई अप करते हैं, तो मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन में हम दो चीज़ें करते हैं। एक तो हम मनी सप्लाई बढ़ाने की या घटाने की कोशिश करते हैं, ताकि सप्लाई साइड से आप थोड़ी सी कंस्ट्रेंट लेके आ जाएं। इसको आरबीआई गवर्नर, ये पूरी जो इकोनॉमिस्ट की कम्युनिटी है, वो लिक्विडिटी के बारे में बात करती है कि लिक्विडिटी मैनेजमेंट, अकोमोडेटिंग स्टैंड वगैरह। जो सिंपल शब्दों में समझें तो भाई हम अपनी मनी सप्लाई को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। जैसे आज भी एक मेजर हुआ कि भाई आपको 10% इंक्रीमेंटल डिपॉजिट्स पे आपको एडिशनल सीआरआर रखना पड़ेगा। उसका नेट इफेक्ट ये होता है कि भाई आप मनी सप्लाई को जो है वो घटा रहे हैं। और दूसरा, आप रेट एक्शन से डिमांड को कंट्रोल करते हैं कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, रेपो रेट से सेटिंग होती है, उसके बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ती चली जाती है। तो मेरा आपको ये कहना है कि अगर इन्फ्लेशन वहाँ पे है जहाँ पे आपके मॉनेटरी एक्शन से इन्फ्लेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो और दूसरे फैक्टर्स के कारण से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन में उस इन्फ्लेशन से कुछ नहीं कर सकते। ऑलराइट। तो ज्यादातर जो आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन हो रहा है पिछले कुछ समय से, वो मुझे ऑनेस्टली ये नजर आता है कि प्रोफॉर्मा एक्शन, ये रियल एक्शन नहीं है, इन्फ्लेशन को इफेक्ट नहीं कर सकता। ओके। अब आप देखें, पिछले 2 महीने पहले आप कहते थे भाई कि इतनी इन्फ्लेशन हम 5.2 इस क्वार्टर में उम्मीद कर रहे हैं, आज कह रहे हैं 6.2 अब इस क्वार्टर में हो जाएगा ना। 5.2 से 6.2 इन्फ्लेशन क्यों हुआ, राइट? और उस इन्फ्लेशन बेसिकली वेजिटेबल्स में और फूड आइटम्स में हो रहा है, और उस पे आप की मॉनेटरी पॉलिसी का कुछ एक्शन होता नहीं। तो मॉनेटरी पॉलिसी का एक्शन आजकल एक्चुअली हाउस लोन, आप भी शुरू में बात करते थे ईएमआई की, डिस्कस रिक्वायर्ड कि ईएमआईज और इंटरेस्ट, जिन लोगों को जो लोग लोन लेते हैं, उन लोगों की लोन डिमांड तो कम नहीं हो रही, जो कि ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का, बट उनकी कॉस्ट बढ़ रही है। सो लुब्बे लुभाव संक्षेप में इन्फ्लेशन पे मुझे इस चीज का कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा। केवल लोगों के जो कॉस्ट और इंसेंटिव्स हैं उस पे थोड़ा फर्क पड़ता नजर आता है। ओके, थोड़ा सा ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सर ट्विस्ट दिया कि लोगों का लोन का डिमांड तो उतना ही है, और लोन डिमांड की वजह से जो उनके खर्चे बढ़ रहे हैं, अब आरबीआई ने कह दिया साहब, थोड़ा सख्ती दिखा दी कि बैंक्स जो हैं फ्लोटिंग रेट्स और ईएमआईज में थोड़ी सी पारदर्शिता लेके आएं, इन लोगों को बताएं कि अगर ड्यूरेशन बढ़ रहा है, अवधि बढ़ रही है, ईएमआई बढ़ रही है, तो उनको, तो यानी कि आपको लग रहा है सर कि सही चीज एड्रेस नहीं हो रही है? आप अगर थोड़ी गहराई में देखें, पिछले 4-5 साल में देश में लगभग 14-15 लाख करोड़ की एनपीएस बैंकों ने राइट ऑफ की है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है, छोटी अमाउंट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बैंकों के प्रॉफिट बहुत बड़े हैं, राइट? तो आप क्या चीज हो रही है जिसके कारण से इतना सारा राइट ऑफ करने के बावजूद भी आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है? थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए सर इसे, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। मैं कह रहा हूँ, लोन राइट ऑफ इज ए कॉस्ट टू यू, क्योंकि आप उसको कॉस्ट में डालते हैं, तो उससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी एक्चुअली कम होनी चाहिए थी, राइट? लेकिन आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, राइट? बैंकों में काफी इस बार तो पब्लिक सेक्टर बैंकों ने भी तकरीबन 70-80 हज़ार करोड़ रुपए का क्वार्टरली मुनाफा, कुल मिला के सिस्टम ने इतना प्रॉफिट जनरेट किया। तो सवाल जो उठता है और जिसका हमें आंसर ढूंढना चाहिए वो ये है कि एक तरफ तो आपने इतना सारा राइट ऑफ किया और उसके बावजूद भी आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो ये प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है? इसमें आपको सोल्यूशन मिलेगा कि जो रेपो रेट्स बढ़ी, उसके कारण से बैंकों ने तुरंत ये सारी पास ऑन कर दी ईएमआई के रूप में, और हाउस लोन्स को रीसेट करके इंटरेस्ट वगैरह, बाकी सबके भी इंटरेस्ट रेट रीसेट करके। सो आपकी इंटरेस्ट इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई,
आपके डिपॉजिट पे जो आप इंटरेस्ट देते थे उस पे कोई ज्यादा इतना परिवर्तन नहीं आया। तो जो एक्स्ट्रा आपकी इंटरेस्ट इनकम हो रही है इंटरेस्ट बढ़ने के कारण से, उसके कारण से आपकी जो एनपीए वगैरह के कारण से भी नुकसान हुआ, उसके बावजूद भी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। तो जब आरबीआई गवर्नर ये कहते हैं कि भाई आप ट्रांसपेरेंट बनिए, आप बताइए कि आप रीसेट कैसे करते हैं अपनी रेट्स को, तुरंत से कितनी जल्दी पास ऑन कर देते हैं। इफ आई में इंटरप्ट सर, इफ आई में इंटरप्ट, जो आजकल की जो भाषा में अगर हम कहें तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि 14-15 लाख करोड़ का राइट ऑफ कर दिया, यानी कि जो आम भाषा में कहा जाता है कि बड़े बड़े धनाढ्यों का पैसा माफ कर दिया और एक आम आदमी पर ईएमआई का बोझ बढ़ाकर वहां से पैसा इकट्ठा करके बैंकों को दिखा दिया कि साहब बैंक तो स्वस्थ हैं। ये हो रहा है क्या सर देश में? देखिए, आप एक और चीज देखेंगे अगर आप एनालिसिस करें तो कॉरपोरेट सेक्टर को के लोन्स जो हैं वो पिछले 5-7 साल में काफी घट गए हैं। किसी समय 45% जो क्रेडिट है वो कॉरपोरेट सेक्टर में जाती थी, आजकल घट के करीब 25-26% रह गई है। तो लोन अब कहाँ जा रहा है? ज़्यादातर लोन जा रहा है रिटेल साइड में। रिटेल साइड में कौन है? आप और हम जो कंज्यूमर लोन्स हैं। तो जो लोन लेता है वही ब्याज देता है, राइट। सो काफ़ी कुछ तक इसका फर्क जो है, जो राइट ऑफ और इन सब का, वो हायर कॉस्ट मिडिल क्लास ने बेयर किया है उसका बर्डन। That is a fact. All right, sir. ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने थोड़ा एनालिसिस दिया। एनीवे, थोड़ा वापस लौटते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ। आगे सर आप क्या देख रहे हैं? जो भी अभी कदम उठाए जा रहे हैं और जिस तरह की ट्रैजेक्टरी आप देख रहे हैं, उससे क्या आने वाली अगली पॉलिसी में कुछ रेट में बदलाव आप देख रहे हैं या यथास्थिति बरकरार रहने की स्थिति है? इन्फ्लेशन से रिश्ता पॉलिसी का मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं है। जैसा मैंने कहा, तो आने वाले समय में भी इन्फ्लेशन की क्या ट्रैजेक्टरी रहती है उससे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा रेपो एक्शन अफेक्टेड होगा। बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छी हो गई। सरकार भी चाहती है कि उसको बना रहे और बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी दिखती रहे, क्योंकि पीएसपी काफ़ी सारे हैं। सो मुझे जो मेरा जो अनुमान है, मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय तक दोनों चीज़ में, नंबर 1 इंटरेस्ट रेट, जो रेपो रेट है उसको जल्दी आरबीआई घटाएगी नहीं। ओके। क्योंकि अगर आरबीआई अगर रेपो रेट घटाने लगेगी तो बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी, बिल्कुल, यानी कि वो कनेक्शन फिर वहीं आ जाएगा। और अभी आरबीआई की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो हमारी फॉरेन एक्सचेंज की रेट क्या है उस पर डिपेंड करती है। ये बड़ा संयोग है कि अगर रुपया डिप्रिशिएट होता है तो आरबीआई की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। मुझे वो भी नहीं लगता कि फॉरेन एक्सचेंज रेट से का एप्रिसिएशन हमारा रुपये का होगा आने वाले समय में, क्योंकि फॉरेन इन्फ्लेशन, फॉर्चुनेटली इस समय तो फॉरेन इन्फ्लेशन घटता जा रहा है, जहाँ बहुत ज़्यादा ऑयल वगैरह और इन चीज़ों के दाम इतने ज़्यादा नहीं है, और दुनिया में चूँकि सप्लाई ज़्यादा है तो प्रेशर प्राइसेस पे कम रहने की। आने वाले कुछ समय में मैं इतना जल्दी नहीं देखता कि रेपो रेट घटेंगी और रुपया बहुत स्ट्रांग होगा। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया सर। काफ़ी विस्तार से बातें हुई हैं, कुछ नए एनालिसिस भी हमको आपके ज़रिए सुनने को मिले। थैंक यू सो मच, आपने हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सर। देश के 2 बड़े ग्रुप्स के लिए बड़ी खबर है। जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ प्रस्तावित मर्जर को एनसीएलटी से मंजूरी मिल गई है। एनसीएलटी ने सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया है। इस खबर पर मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी ब्रिजेश मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ। ओवर टू यू ब्रिजेश। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि एनसीएलटी ने जो मर्जर की स्कीम थी इसको मंजूर कर दिया है। जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स
के बीच में। और सबसे अहम बात रही कि जितनी भी आपत्तियां की गई थी इस मर्जर को लेकर के, उन सारी आपत्तियों को एनसीएलटी ने खारिज कर दिया। आपत्तियां जो करने की जा रही थी वो कई वजहों से की जा रही थी। एक तो ये बकाये को लेकर थे, कई सारे जो लेनदार थे वो कह रहे थे कि उनका बकाया है और उस बकाये के बिना जब तक वो बकाया क्लियर नहीं हो जाए तब तक मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए मर्जर को। लेकिन उन सारी आपत्तियों को एनसीएलटी ने सही नहीं माना और एक तरह से कहें तो शेयर होल्डर्स के लिए बहुत बड़ी बात रही कि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई, क्योंकि 2021 में ही ये मर्जर का प्रस्ताव आया था और उसके बाद से बहुत सारे अड़ंगे लगाने की कंपनियां कोशिश कर रही थी इस मर्जर में। लेकिन अब उन सारे अड़ंगों पर विराम लग गया है और एनसीएलटी की ओर से ये मंजूरी जो है मिल चुकी है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा देखें तो जो शेयर होल्डर हैं उनके मन में जो अनिश्चितता थी वो एक तरह से ख़त्म होगी। और दूसरी बात कि देश में बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश आएगा जो देश के काम आएगा इस डील के बाद। तो साथ ही दर्शक हैं उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदे की बात होगी, क्योंकि बेहतर और ज़्यादा अच्छे कंटेंट जब उनके लिए मुहैया हो सकेंगे इस मर्जर के अमल में आने के बाद। शेयर बाजार वीकली एक्सपायरी के दिन जोरदार एक्शन देखने को मिला। आरबीआई एमपीसी मीटिंग में ब्याज दरों को स्थिर रखने से बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर्स पर दबाव देखने को मिला। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 307 अंक फिसलकर 65,688 पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी 89 अंक गिरकर 19,543 के लेवल पर क्लोज हुआ। निफ्टी बैंक 338 अंक टूटकर 44,541 के लेवल पर बंद हुआ। बाजार का एक्शन बताएंगे वरुण दुबे। देखिए, बाजार में आज दबाव के साथ कारोबार देखने मिला और इसके 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहला, ग्लोबल संकेत कमजोर थे। ओवरनाइट यूएस के मार्केट से खासकर जो क्यूज आए थे वो कमजोर थे, उसका असर शुरुआत में देखने मिला। लेकिन उसके बाद जब आरबीआई पॉलिसी आई उसके बाद अगर आप देखेंगे तो गिरावट जो है वो और गहराई, खासकर बैंक्स को जो इंक्रीमेंटल सीआरआर रखने को कहा गया उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग स्टॉक्स में दबाव आया और वहीं से मार्केट में सबसे ज़्यादा दबाव आया है। इसके अलावा कुछ हद तक वीकली एक्सपायरी का इम्पैक्ट जो है वो भी बाजारों पे देखने मिला। जहां तक सेक्टर्स की बात करें तो ज़्यादातर सेक्टर्स में अगर आप देखेंगे तो आज लाल निशान में कारोबार हुआ है। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनकी पिटाई भी हुई है। गेनर्स की बात करूँ अगर मैं तो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स वहाँ थोड़ी खरीदारी थी। अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट में खरीदारी थी। इंडसइंड बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे काउंटर्स है जहाँ पे खरीदारी थी। लेकिन लूजिंग एंड पे देखिए खासकर एफएमसीजी काउंटर्स थे। एशियन पेंट्स, आईटीसी जैसे काउंटर्स जो है निफ्टी के टॉप लूजर्स थे। ब्रिटानिया में गिरावट थी। कोटक बैंक को भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे गिरावट देखने मिली। खबरें काफ़ी सारी थी आज के दिन में। और सबसे पहले देखिए, सबसे बड़ी खबर जो आज आई है वो जी एंटरटेनमेंट और सोनी के मर्जर को एनसीएलटी से जो अप्रूवल मिला उसके बाद जी एंटरटेनमेंट के स्टॉक में जोरदार उछाल देखने मिला। इसके अलावा फोर्स मोटर्स नतीजों के बाद स्टॉक में तेजी थी। वहीं मैक्स फाइनेंशियल में अगर आप देखेंगे तो नतीजे और साथ ही साथ एक्सिस की मैक्स लाइफ के साथ जो डील हुई है उसका इम्पैक्ट देखने मिला और इस स्टॉक में भी जोरदार तेजी थी। गिरावट ड्रीम फोक्स, कल नतीजे आए थे, कल भी गिरा था, आज एक फॉलोअप सेलिंग देखने मिली। ग्रैनुल्स और पीडियालाइट नतीजों का इम्पैक्ट इन काउंटर्स में भी देखने मिला। इसके अलावा कैश के कुछ और गेनर्स की बात करें तो जुबिलेंट फार्मोवा, जॉनसन कंट्रोल, सफारी इंडस्ट्रीज, ब्रिगेड जैसे काउंटर्स से जहाँ पे खरीदारी थी। बिकवाली, सनफ्लैग आयन, जेटीई केटी, ल्यूमेक्स ऑटो और सीएमएस इन्फो सिस्टम, इनफैक्ट इसमें तो ब्लॉक डील्स भी हुई है करीब 20% के आसपास की इक्विटी का और उसका इम्पैक्ट इस काउंटर पे देखने मिला। तो खबरें काफ़ी सारी थी और उनके चलते काफ़ी सारे स्टॉक्स ने रिएक्ट किया। लेकिन हमारे मार्केट ने सबसे ज़्यादा रिएक्ट किया है आरबीआई पॉलिसी पे। और पॉलिसी जैसे ही आई और उसके अनाउंसमेंट जैसे आया खासकर बैंकिंग सेक्टर को लेके, उसके बाद आपने देखा मार्केट में गिरावट हुई और अंत तक पूरी तरह से रिकवरी जो है वो होते हुए दिखाई नहीं दी। एयर इंडिया का नया लोगो सामने आ गया है। टाटा ग्रुप ने आज एक भव्य समारोह में एयर इंडिया का नया लोगो लॉन्च किया। ये नया लोगो एयरलाइंस की नई पहचान और रीब्रांडिंग का हिस्सा है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि एयर इंडिया का बोल्ड लोगो टाटा ग्रुप के बोल्ड इरादे को दर्शाता है। उन्होंने ये भी कहा कि एयर इंडिया टाटा ग्रुप के लिए सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, पैशन है और ये पैशन एक नेशनल मिशन है। चंद्रशेखरन ने कहा कि नए लोगों के लॉन्च के साथ एयर इंडिया को वर्ल्ड क्लास एयरलाइन बनाने का सफर शुरू हो चुका है। उन्होंने बताया कि अगले 9 से 12 महीने में यात्रियों के अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए बेस्ट टेक्नोलॉजी को लेकर आया जाएगा। Our aim and job
is to make this airline a truly world-class and iconic airline that every Indian will be proud of. The new logo that you see here today, the Vista, signified by that historically used window. The golden window, the peak of the golden window, signifies limitless possibilities, progressiveness, confidence, and all of that. भारी बारिश उत्तराखंड के 7 जिलों में कहर बरपा सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और पौड़ी में भारी से ज्यादा भारी वर्षा होने की संभावना है। कई और जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है, जिसे देखते हुए प्रशासन भी मुस्तैद है। जगह जगह लैंडस्लाइड होने से राज्य की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। मॉनसून जाने से पहले पहाड़ों पर अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। खासकर 2 दिन देवभूमि पर काफी भारी हैं, जिसकी वानगी पिछले 24 घंटे में नजर आ रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से लेकर नैनीताल और हल्द्वानी में इतनी बारिश हुई कि इन तीनों शहरों में सड़कों पर सैलाब उतर आया। हालात इतने बिगड़ गए कि नैनीताल रोड और काला डूंगी रोड पर कई फुट पानी बह रहा था, जिसकी वजह से मार्केट में खरीदारी करने के लिए निकले लोग घंटों तक जहां तहां फंसे रहे। सबसे बुरा हाल हल्द्वानी का रहा, जहां मूसलाधार बारिश से 6 मकान उफनते नाले में समा गए, जबकि दर्जनों घरों और दुकानों में पानी भर गया। वहीं शहर की सड़कें समंदर जैसी हो गईं और शहर के कई मॉल के बेसमेंट में पानी भरने से गाड़ियां तैरती हुई नजर आईं। महज 3-4 घंटे की तेज बारिश ने पूरे हल्द्वानी में हाहाकार मचा दिया। उफनते नदी नालों का शोर रात भर लोगों को डराता रहा। ये तस्वीरें बरसाती रात की तबाही की दास्तान बताने के लिए काफी है। मूसलाधार बारिश की बूंदों से कई घरों की दीवारें दरक गई, तो वहीं सड़कों का हाल और भी बुरा है। हालांकि पुलिस प्रशासन के मुताबिक राहत की बात यह है कि कोई हताहत नहीं हुआ। उत्तराखंड के जिन इलाकों में सबसे ज्यादा मानसून की मार का डर है, उनमें राजधानी देहरादून समेत टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर शामिल हैं। मौसम विभाग ने इन सभी 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए पुलिस प्रशासन के साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग भी मुस्तैद है और नदियों से सटे रिहायशी इलाकों को खाली कराया जा रहा है, ताकि कोई इंसान हादसे का शिकार न हो। जाहिर है, पहाड़ों पर अभी मानसून का प्रकोप खत्म नहीं हुआ है, लिहाजा प्रशासन ने भी लोगों से फिलहाल एहतियात बरतने और घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दें और #ZIndia360 याद रखें। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिए।